Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 14th August of 2020 and it's a Friday today. चलिए आज के एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कब स्टैब्लिश किया गया था? ट्राई आपको बताना है किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आता है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। और तीसरा क्वेश्चन आता है, कल हमने बात की थी वर्ल्ड एलिफेंट डे, तो वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताएं कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। ये तीन क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं और हर कोई कमेंट जरूर न जरूर करें। चलिए आज के लिस्ट शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें जिससे ऑडियंस बढ़े और भी लोग कमेंट करें, और जो वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन के आंसर भी दें, और कैसा लगा आपको वीडियो और कोई सजेशन हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं, गहलोत पायलट मीट एड ऑफ की सेशंस। कि जैसे हमने देखा कि राजस्थान में जो टग ऑफ वॉर चल रहा था, क्या कहते हैं, गहलोत और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, तो उसमें अब क्या कहते हैं डिसीजन अब फाइनल होगा, क्योंकि अब असेंबली सेशन चालू होने वाला है वहाँ पे। इसलिए इसमें कहा गया है कि बीजेपी ने कहा है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगा, कि बीजेपी टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन एक होता है कि आपको, जब जैसे बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन करेगा तो कहते हैं जो अशोक गहलोत है कांग्रेस पार्टी, उसको अपनी मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी कि उसकी मेजोरिटी कितनी है। उसकी जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी से पता चलेगा कि उसकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसमें देखना होता है कि कौन आपके कॉन्फिडेंस में, कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं। तो उसमें पता चलता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में। चलिए, तो इस न्यूज़ में यही बताया गया है कि वही कि असेंबली सेशन चालू होने वाले हैं। जैसे देखना है कि असेंबली सेशन चालू होते हैं उसके बाद क्या होता है। दोनों के बीच में जो वॉर चल रहा था, टग ऑफ वॉर, उसमें क्या आती है दिक्कतें, देखने को पता चलेगा। और ये बीजेपी का जो मूव था उसके बारे में भी पता चलेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट टू प्रोनाउंस वर्डिक्ट इन कंटेम्प्ट केस टुडे। कि जैसे हमने देखा था कि प्रशांत भूषण जो है, जो एडवोकेट है, जो उन्होंने सिविल राइट्स लॉयर है, जो प्रशांत भूषण, उन्होंने उनकी कई ट्वीट्स के कारण उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग चुका है। कहते हैं वही सुप्रीम कोर्ट आज अनाउंस कर सकता है कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा या नहीं लगेगा। उनका जैसे एक ट्वीट बहुत फेमस हुआ कि जो उन्होंने एक CGI जो है हमारे, उनके ऊपर ट्वीट किया कि वो एक बहुत महंगी बाइक चला रहे थे, तो उस पर ट्वीट किया कि वो भी लॉकडाउन के समय, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, ये प्रशांत भूषण ने, कि इस लॉकडाउन के समय जहाँ पूरा देश लॉकडाउन में है, ये CGI हमारे कि कैसे इतनी महंगी बाइक चला सकते हैं, इसको कैसे इंजॉय कर सकते हैं इतनी महंगी बाइक चलाना। तो इस पर उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की बात की गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी कि उनके ऊपर सुप्रीम की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी कि नहीं। चलिए देख लेते हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसको अलग से देख लेते हैं हम लोग। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन 247, या डिस्क्रिप्शन पर दो लिंक से भी कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है, ये क्या कहते हैं, ये डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइन, क्या कहते हैं, डिफाइन नहीं है। इसका मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कि ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट। कि जो डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट होता है, जो जज हो गए या कोई भी अथॉरिटी होगी कोर्ट की, उसको डिसरिस्पेक्ट करो तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। ये ऐसा कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के द्वारा बताया गया था। ये सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों होता है। सिविल कंटेम्प्ट वो होता है कि वो विलफुल डिसोबीडियंस हो, कि कोई भी जजमेंट हो या कोई डिसीजन लिया गया हो तो उस पर विलफुल डिसोबीडियंस दिखाया जाए, तो उसे सिविल कंटेम्प्ट कहा जाता है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होता है कि जो कि स्कैंडलाइज किया जाए किसी भी अथॉरिटी को, कोर्ट की, तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहा जाता है। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 है, ये कहता है कि दिस एक्ट डिफाइंस द पावर ऑफ कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट एंड रेगुलेट्स द प्रोसीजर। कि ये पावर देता है कोर्ट्स को कि वो पनिश कर सकता है कोई भी जो जिसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे, और वो देख सकता है पूरे प्रोसीजर के हिसाब से उसको पनिश किया जा सकता है। पनिशमेंट्स फॉर कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1991 में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक रूलिंग में कि जिसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, जैसे उसकी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट है, उनको भी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके ऊपर सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना डिसीजन दे सकती है और वो डिसीजन फाइनल होगा। उसी तरह हाई कोर्ट ने भी कहा था कि उसकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पर
वो अपना डिसीजन ले सकती है सेक्शन 10 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के द्वारा। इसका नीड क्या है? इसका नीड है कि टू अपहोल्ड द मैजेस्टी एंड डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी, कि जुडिशरी की मैजेस्टी और डिग्निटी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हमारे जजेस हैं वो किसी फियर या फेवर के क्या कहते हैं डिसीजन ले सकें, और वो डिसीजन क्या कहते हैं बिल्कुल लॉ के हिसाब से लें और बिल्कुल फाइनल लें, क्या कहते हैं, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड इसका क्या है कि आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी को पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। आर्टिकल 142 कहता है कि इनेबल्स द सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेट एंड पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, कि सुप्रीम को इन्वेस्टिगेट कर सकता है और पनिश कर सकता है किसी भी पर्सन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर। आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट को यही पावर देता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पर्सन के ऊपर पनिशमेंट दे सकता है। इस पर इश्यूज़ क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर? आर्टिकल 19(1) जो है वो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है कि फ्रीडम टू स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल सिटीजन्स। लेकिन ये जो आर्टिकल 19(1) है ये हमें फ्रीडम देता है स्पीच और एक्सप्रेशन की, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो वही हुआ ना कि कोई अपना स्पीक कर अपना पॉइंट दे रहा है, तो ये क्या कहते हैं किसी भी कोर्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, तो ये किस तरह की फ्रीडम हुई फिर हमारी? द लॉ इज़ वेरी सब्जेक्टिव विच माइट बी यूज बाय द जुडिशियल आर्बिट्रली टू सप्रेस द क्रिटिसिज्म बाय द पब्लिक। ये लॉ वेरी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। ये कोर्ट के द्वारा इस उस समय भी यूज़ किया जा सकता है अगर कोई उसको क्रिटिसाइज़ करे, तो उसके ऊपर भी जुडिशरी जो है वो क्या कहते हैं उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके उसको पनिशमेंट दे सकती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है पीएम अनाउंसेस टैक्स पेयर चार्टर, कि पीएम ने हमारे नरेंद्र मोदी ने उन्होंने एक टैक्स पेयर चार्टर का अनाउंसमेंट किया है कि उसे शुरू किया जाएगा। जो ऑनेस्ट एसेसर हैं, जो क्या कहते हैं जो ऑनेस्ट पर्सन जो सारे टैक्स भरते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। उनको एक पता चलेगा कि जो डिसऑनेस्ट लोग हैं उनको भी पे करना पड़ेगा, तो ऑनेस्ट लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होंगी। इसमें वही बात की गई कि एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन की बात की गई है। इस ट्रांसपेरेंट क्या कहते हैं टैक्सेशन में जो ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील एंड टैक्स पेयर चार्टर, कि इससे एक फेसलेस मिलेगा, ट्रांसपेरेंट वे होगा टैक्स पे करने का, और क्या कहते हैं हर कोई टैक्स पे कर सकता है। पहले ऐसे था कि आप टैक्स पे नहीं किया तो आपके ऊपर की केस हो गया, फिर आपने माफ़ी मांगी कि हम पे कर देंगे सारे टैक्स, तो कुछ परसेंट आपको जेल ना होकर आपको कुछ परसेंट ज़्यादा देना पड़ता था उसका इंटरेस्ट, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता था। लेकिन इस ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के बाद आपको पूरा का पूरा टैक्स देना ही पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि आपने कितना टैक्स नहीं दिया, इसमें पता चलेगा। ये इन एक्टिव होगा सितंबर 25 को। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है दीनदयाल उपाध्याय की, उस दिन इसे क्या कहते हैं स्टार्ट किया जाएगा, उस दिन से ये स्टार्ट होगा ये स्कीम। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। हीट स्ट्रेस इंक्रीज डिपेंडेंस और एसी अपसेट एनर्जी बजट। ऐसे स्टडी में पाया गया कि हीट स्ट्रेस होता है और जो डिपेंडेंस हो गया एसी के ऊपर। चलिए पहले देख लेते हैं हीट स्ट्रेस, फिर इस न्यूज़ को देखेंगे। पहले देखते हैं हीट स्ट्रेस क्या होता है। हीट स्ट्रेस ये रिफर करता है हीट इन एक्सेस ऑफ व्हाट द बॉडी कैन टॉलरेट विद सफरिंग साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, कि कोई भी हमारी जो बॉडी है वो कुछ एक्सेस तक, कुछ अमाउंट तक हमारी हीट दे सह सकती है, कि उसके बाद उसके प्रॉब्लम होने लगती है, कुछ दिमाग सर दर्द होने लगा ऐसे प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसे कहते हैं हीट स्ट्रेस, कि हीट के कारण गर्मी के कारण हमारे अंदर स्ट्रेस हो जाए। ये मैक्सिमम होता है कि टेम्परेचर जब 35 डिग्री के ऊपर जाता है और हाई ह्यूमिडिटी रहती है, तो उस वक्त हीट स्ट्रेस होने लगता है लोगों के अंदर। एक्सेस हीट ड्यूरिंग वर्क इज एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क एज इज रेस्ट्रिक्ट वर्कर्स, की जो एक्सेस हीट हो जाता है वर्क के समय वो हेल्थ रिस्क लाता है, तो इसके लिए बताया गया इसमें। फिजिकल फंक्शन एंड कैपेबिलिटीज, वर्क कैपेसिटी दस प्रोडक्टिविटी, वर्क कैपेसिटी भी कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है हमारी। एक्सट्रीम हीट कैन कॉज हीट रिलेटेड इलनेस, कि ज़्यादा हीट होने के, ज़्यादा गर्मी होने के कारण कहते हैं हीट रिलेटेड इलनेस भी हो सकती है, जैसे स्ट्रोक या एग्जॉशन, इंक्रीज मोर्टेलिटी, एक्जिबिट एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, ये कारण भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू WHO जो है उन्होंने हीट स्ट्रेस लिंक टू क्लाइमेट चेंज इज लाइकली टू कॉज 38,000 एक्स्ट्रा डेथ्स अ ईयर, कि इस कारण से हीट स्ट्रेस के कारण हर साल लगभग 38,000 ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ये तो वर्ल्ड वाइड बिटवीन 2030 टू 2050 ऐसा माना गया है। चलिए और न्यूज़ को देख लेते क्या था न्यूज़ में। इसमें बताया गया कि ये हीट स्ट्रेस जो था, जो ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर इंक्रीज का हमारे साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं इम्पेयरमेंट आ जाता है, उसे ही हीट स्ट्रेस कहा जाता है। इसमें वही बताया गया कि
ये जब गर्मी पड़ती है तो हम लोगों का एसी के ऊपर ज़्यादा हो गया कि ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया हम लोग, इसमें यही बताया गया। इसमें कहा गया कि ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन दिल्ली हैड ड्रॉप ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द लॉकडाउन। जब लॉकडाउन हुआ था तो उसके पहले फेज में जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड था दिल्ली में, वो काफ़ी कम हो गया था। लेकिन जैसे ही ख़त्म हुआ, जैसे ही बढ़ा, जैसे ही गर्मी चालू हुई, उसके बाद इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसमें ये बताया गया दिस ट्रेंड वाज लाइटली ड्राइवन बाय द हीट स्ट्रेस। जैसे हीट स्ट्रेस बढ़ा, कूलिंग डिमांड की बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल सेक्टर में, पुअर डिजाइनिंग के कारण बहुत ज़्यादा मांग हो गई, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई। Higher heat stress this summer combined with thermal discomfort in poorly designed buildings and increased dependence on air conditioning upset the energy budget। कि जैसे हमने देखा है कि पुअर डिजाइनिंग होती है, जो मकान है, पक्के पक्के मकान है, तो सारे क्या कहते हैं बिल्डिंग्स हैं, तो उनमें गर्मी तो पड़ेगी, तो लोग एसी चलाएंगे, तो उसके कारण जो एनर्जी बजट है दिल्ली का वो डैमेज हुआ है। इसके बारे में वही बताया गया कि पुअर डिजाइनिंग है बिल्डिंग की, उसके कारण, और जो एयर कंडीशनिंग के ऊपर हमारे डिपेंडेंस है, उसके कारण ये एनर्जी बजट बढ़ चुका है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है अरुणाचल ग्रुप्स, जो है अरुणाचल ग्रुप्स क्या कहते हैं पुश फॉर 6 शेड्यूल स्टेटस, कि अरुणाचल ग्रुप्स को 6 शेड्यूल स्टेटस के लिए पुश किया जा रहा है, कि 2 ऑटोनोमस काउंसिल के लिए कहा जा रहा है, कि डिमांड है वहाँ पे 2 ऑटोनोमस काउंसिल की। ये 6 शेड्यूल स्टेट्स कौन से होते हैं, इनको याद करने का एक तरीका बताते हैं। अमित अमित मेगा अमित मेगा। ए फॉर होता है अरुणाचल प्रदेश, एम आई फॉर मिजोरम, टी फॉर त्रिपुरा और मेगा फॉर मेघालय। तो ये क्या कहते हैं 4 स्टेट्स आप याद कर सकते हैं इस नाम से, अमित मेघा नाम से। इससे क्या कहते हैं आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए 6 शेड्यूल स्टेट्स ये हो गए। जो इसमें वही बताया गया कि जो द फ्रंटियर स्टेट बॉर्डर प्रोविंस है, जो भूटान, चाइना, म्यांमार, उनके साथ जो मिलके स्टेट बनते हैं, जो 6 शेड्यूल में नहीं आते, उन्हें 5th शेड्यूल स्टेट्स कहा जाता है। उनमें कोई स्पेशल राइट्स नहीं होते जैसे 6 शेड्यूल स्टेट्स में मिलते हैं। इसमें वही बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया 6 शेड्यूल रिसेंटली इंक्लूड्स 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। उनमें 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा गया है। उसमें ये जो 4 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के, उसे उसमें जोड़ा गया है। इसमें यह भी कहा गया नागालैंड ऑन द अदर हैंड इज गवर्न बाय आर्टिकल 371A, कि वो कहता है कि नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से अप्लाई इन द स्टेट इन सेवरल एरियाज अनलेस द नागालैंड असेंबली सो डिसाइड्स अ रेजोल्यूशन। कि कुछ पार्ट है नागालैंड के, वहाँ पे जो एक्ट है पार्लियामेंट के, वो पास वहाँ पे वर्क नहीं करते, वहाँ अप्लाई नहीं करते, ऐसा इसमें बताया गया। कि वहाँ पे सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के लिए भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो नागा कस्टमरी लॉ और ऑनरशिप के नाम पे वर्क करता है। चलिए इसमें देखते हैं 5th एंड शेड्यूल स्टेट्स क्या होते हैं, 5th एंड शेड्यूल क्या होता है, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। 5th एंड 6th शेड्यूल, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो प्रोविजन बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल डोमिनेटेड इन 4 स्टेट, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आर्टिकल 244 और 6 शेड्यूल ये बताता है ट्राइबल एरियाज के बारे में जो इनमें रहते हैं, विच आर टेक्निकली डिफरेंट फॉर द शेड्यूल एरिया अंडर 5th शेड्यूल। जो 5th शेड्यूल में स्टेट्स हैं उनसे पूरी तरह से डिफरेंट हैं ट्राइबल एरियाज वाले 6 शेड्यूल। ये शेड्यूल एरियाज होते हैं विच आर ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर एरियाज इन अ स्टेट। जो अदर स्टेट एरियाज होते हैं स्टेट से, उनके पूरी तरह से अलग से देखा जाता है। द शेड्यूल एरियाज कैन बी स्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 244 एंड 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि इन्हें जो अदर शेड्यूल एरियाज होते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें जोड़ा जा सकता है आर्टिकल 244 और 5th शेड्यूल के उस पर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के। डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे ही इन्हें शेड्यूल एरियाज कहते हैं सेट किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशिंग द शेड्यूल एरियाज। कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई क्राइटेरिया नहीं देता कि इसी क्राइटेरिया के होंगे वो एरियाज तो तभी उन्हें शेड्यूल एरियाज दिया जाए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है राइट पर बर्थ, कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि कोपेरेंट राइट्स ऑफ वुमेन इज इन लाइन विद द एम ऑफ एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। ये कोपारेंट्री क्या होता है, कोपारेंट्री में होता है कि राइट बाय बर्थ, कि हमारी बर्थ से ही हमारी राइट है, तो उसका मतलब होता है कोपारेंट्री का मतलब होता है। क्या कहते हैं इसमें वही बताएगा कि जो हमने कल भी देखा था कि राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में, कि जो वुमेन्स हैं, ये डॉटर्स हैं, उनको भी अपने फादर्स की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होना चाहिए जितना ही किसी सन का होता है। तो उसके बारे में यही बात की गई है।
इसमें वही कहा गया कि डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट ऑफ हिंदू डॉटर्स टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी करेक्ट्स एन ऑब्वियस और नॉर्मली इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रिस्टल 2005 अमेंडमेंट। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा हुआ था, उसमें हिंदू और डॉटर्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है उनमें जगह मिलनी चाहिए, इसमें वही बात की गई। इसमें एक आता है मिताक्षरा लॉ। ये होता क्या है मिताक्षरा लॉ? ये भी हिंदू सक्सेशन लॉ 1956 का ही पार्ट है, पहले इसको देख लेते हैं। मिताक्षरा लॉ स्कूल, ये क्या होता है? मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, इसे ही कोडिफाई किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा। गवर्न सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बट ओनली रिकॉग्नाइज मेल एज लीगल हेयर्स। ये सिर्फ मेल्स को एक लीगल हेयर्स मानता है, क्या डॉटर्स को, लड़कियों को किसी भी फादर की प्रॉपर्टी में एक लीगल प्रॉपर्टी ओनर नहीं मानता है। ये अप्लाई नहीं किया जाता मुस्लिम के ऊपर, ये नहीं अप्लाई होता, ना क्रिश्चियन ना पारसी और ज्यू, इनके ऊपर ये क्या कहते हैं अप्लाई नहीं होता। बुद्ध, सिख्स, जैन फॉलोवर्स ऑफ आर्य समाज, ब्रह्म समाज आर ऑल्सो कंसिडर हिंदूज फॉर दिस लॉ। कि इन सबको भी बुद्धि सिख्स हो गए या फॉलोवर्स हो गए आर्य समाज के, इन लोगों को भी हिंदू माना जाता है इस लॉ के अंदर, और उनके ऊपर भी ये लॉ लगता है। ये जो टर्म है मिताक्षा, ये डिराइव किया गया है कमेंट्री रिटन बाय विजनसरेरा, जो याजनावाल की स्मृति के थे, उनके कमेंट्री पर इसे नाम रखा गया मिताक्षरा। इट इज ऑब्जर्व इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसे हर पार्ट ऑफ इंडिया में देखा जाता है। इसे सब डिवाइड किया है बनारस, मिथिला और महाराष्ट्र एंड द्रविड़ स्कूल्स में। ये सन बाय बर्थ एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द जॉइंट फैमिली। कोई भी सन होता है, जब से वो पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई भी जॉइंट फैमिली उसकी प्रॉपर्टी का मेन हेड मान लिया जाता है कि वही उसकी आगे प्रॉपर्टी ओन करेगा। जो भी मेंबर होते हैं, ऑल द मेंबर एंजॉय कॉम्प्रिहेंसिव राइट ड्यूरिंग द फादर्स लाइफ टाइम। कि जब तक फादर जिंदा होते हैं तो हर सन हो या डॉटर, उसको पूरी राइट होती है उनकी प्रॉपर्टी में, इस लॉ के अंदर, मिताक्षरा लॉ के अंदर। जो कॉपरेशनल शेयर होता है वो नॉट डिफाइंड है और कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ, कि कहीं डिफाइंड नहीं है कि किसको राइट होना चाहिए किसको नहीं, इस लॉ के अंदर। A wife cannot demand partition but has the right to share in any partition between her husband and her sons। कि जो वुमेन वाइफ होती है किसी भी, तो कहते हैं वो किसी भी शेयर जो होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, उसमें वो नहीं डिमांड कर सकती कि उनके पास आना चाहिए, कि फादर और क्या कहते हैं हस्बैंड और क्या कहते हैं सन के बीच में, क्या कहते हैं वो नहीं कह सकती कि उनके पास भी प्रॉपर्टी उन्हें मिलनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं एडिटोरियल में क्या था। एडिटोरियल में बताया गया कि the court has rightly recognized that the amendment conferred equal status as a co-partner of daughters in Hindu families governed by मिताक्षरा लॉ, की डॉटर्स को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, एक क्योंकि वो भी एक को पार्टनर होती है, उनका भी बर्थ से राइट होता है फादर्स की प्रॉपर्टी में, फादर्स में कहते हैं। तो इसके बारे में यही बताया गया। जैसे हमने देखा कि द चेंज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 9 2005, कि 2005 में जो आया था अमेंडमेंट चेंज आया था, उसके बाद से ही देखा जा रहा है कि प्रोविजन दैट पार्टीशन और टेस्टिमनी डिस्पोजिशन दैट हैड टेकन प्लेस प्रीवियस, तो इसमें वही बताया गया कि उन्हें भी पूरा राइट मिलना चाहिए। कि जैसे हमने देखा कि फर्स्ट द कोर्ट्स रीजनिंग इन अनएक्सेप्शनल, कि पहले देखा जाता है कि ओरिजिन ऑफ द कोपार्सनरी राइट इन वंस बर्थ, की ओरिजिन कैसे हुआ कोपार्सनरी राइट का, उसके बारे में देखा जाता है। लास्ट में एडिटोरियल में कहा गया इट इज इंडीड वेलकम दैट एपेक्स कोर्ट हैज sought to give full effect to the intent by setting at risk doubts arising from varying interpretation। कि हमें वेलकम करना चाहिए एपेक्स कोर्ट का जो डिसीजन हो उसको वेलकम किया जाना चाहिए, और क्या कहते हैं हर जो राइट दी गई उन्हें फॉलो करना चाहिए। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं हम लोग, हिस्टोरिक रेटिफिकेशन। चलिए ये एडिटोरियल देखते हैं, हिस्टोरिक रेटिफिकेशन। हिस्टोरिक रेटिफिकेशन का मतलब होता है क्या है? रेटिफिकेशन के क्या मतलब होता है? रेटिफिकेशन का मतलब होता है कंसेंट दिखाना, किसी भी ट्रीटी हो गई, कोई एग्रीमेंट हो गया, उसके ऊपर कंसेंट दिखाना, उसे रेटिफिकेशन कहा जाता है। हिस्टोरिक रेटिफिकेशन होता है कि किसी भी हिस्टोरिक जो थिंग है उस पर क्या कहते हैं हिस्टोरिक कहते हैं, कोई भी एग्रीमेंट है या लॉ है उसको ऊपर अपना कंसेंट दिखाना, ये होता है हिस्टोरिक रेटिफिकेशन। द यूनिवर्सल रेटिफिकेशन जो है ऑफ अ लोकल स्टैंडर्ड कॉज फॉर सेलिब्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। इस पूरे में आईएलओ के बारे में बताया गया, इंटरनेशनल लेबर लॉ लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग अलग से देखते हैं। इस पूरे एडिटोरियल को अलग से बिल्कुल अपने पॉइंट्स में देख लेते हैं, जो हम लोग ने अपने चैनल डाला है उसके ऊपर देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी सेलिब्रेटेड इस 100th एनिवर्सरी 2019, इसकी 100th एनिवर्सरी
2019 में बनाई गई है। एक ट्रिपार्टाइट यूएन एजेंसी, यूनाइटेड नेशन एजेंसी है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स वर्कर्स ऑफ 187 मेंबर स्टेट जो है इसके, उनको एक लेबर स्टैंडर्ड डेवलप पॉलिसी एंड डिवाइस प्रोग्राम प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मैन, कि वुमेन एंड वर्क के ऊपर उनका एक डिसेंट वर्क प्रोवाइड हो, इसलिए वर्क करती है। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, एक एफिलेटेड एजेंसी के नाम पे लीग ऑफ नेशंस के द्वारा। became the first affiliated special agency of the United Nations in 1946। ये यूनाइटेड नेशन की बहुत ही एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो गई 1946 से। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आप बताइए किसका और हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर किसी और का भी है, बहुत फेमस एजेंसी है कहते हैं यूनाइटेड नेशन की, उसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको बताना है कि किसका है हेडक्वार्टर। इसके फाउंडिंग मिशन है सोशल जस्टिस इज एसेंशियल टू यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस, कि सोशल जस्टिस इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सल और क्या कहते हैं लास्टिंग पीस के लिए। प्रमोट इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज ह्यूमन एंड लेबर राइट्स को प्रमोट करने के लिए। इसे नोबेल पीस प्राइज मिला है 1969 में फॉर इम्प्रूविंग पीस अमंग क्लासेस, की क्लासेस के बीच में पीस बनाए रखने के लिए इसे नोबेल प्राइज में मिला है फॉर पीस। परसुइंग डिसेंट वर्क और जस्टिस फॉर वर्कर्स, की जस्टिस रहे, वर्कर्स को एक डिसेंट वर्क उन्हें मिले। टेक्निकल असिस्टेंस डेवलपमेंट नेशंस को प्रोवाइड करती है। ये क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरिंग लेबर राइट्स भी प्रोवाइड करती है, कि एक ही रोल होता है इसका कि इंश्योरिंग लेबर राइट्स क्या कहते हैं हर जो उसके मेंबर स्टेट है। डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के लिए एक ही रोल प्ले करती है। द क्रिएशन ऑफ सॉलिडरी ट्रेड यूनियन जो पोलैंड में, उसके लिए भी ये वर्क करती है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते क्या है आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। कि द आईएलओ कंप्राइजेज इट्स वर्क टू द थ्री मेन बॉडीज जो इसकी हैं, वो कंप्राइजेस गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ये तीन मेन बॉडी हैं जिनके द्वारा ये अपना वर्क करती है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है, इट सेट्स द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, कि ये लेबर स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं करते हैं, अप्लाई सेट करते हैं। ये ईट मीट मैनुअली इन जेनेवा, ये हर साल जेनेवा में हेडक्वार्टर में मिलते हैं और डिस्कस होता है कि कैसे वर्क किया जाए। इट इज़ ऑल्सो फोरम फॉर डिस्कशन ऑफ की सोशल एंड लेबर क्वेश्चन, जो सोशल और लेबर क्वेश्चन है उनके ऊपर भी डिस्कशन होता है और उस पर डिसीजन लिया जाता है। गवर्निंग बॉडी जो है, इट इज़ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द आईएलओ। ये हर 3 साल में मिलती है जिनेवा में हेडक्वार्टर में। इट टेक्स पॉलिसी डिसीजन ऑफ आईएलओ, ये पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं आईएलओ के वो लेती है। और इस्टेब्लिशेस द प्रोग्राम एंड द बजट, प्रोग्राम भी सेट करती है और बजट भी सेट करती है। द वर्क ऑफ द गवर्निंग बॉडी एंड द ऑफिस इज एडेड बाय ट्रिपार्टिट कमिटी कवरिंग मेजर इंडस्ट्रीज, की जो मेजर इंडस्ट्री उनको कवर करती है गवर्निंग बॉडी। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑफिस इट इज़ द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, की जो परमानेंट सेक्रेटरीट होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो ये होते हैं। ये फोकल पॉइंट होते हैं आईएलओ ओवरऑल एक्टिविटीज़ का, कोई भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एक्टिविटीज है उसके एक फोकल पॉइंट ये लोग होते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। रीजनल मीटिंग ऑफ द आईएलओ मेंबर स्टेट आर हेल्ड पीरियडली टू एग्जामिन मैटर्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू द रीजन्स कंसर्न, कि जो इसके मेंबर स्टेट हैं आईएलओ के, वो पीरियडली मिलते हैं, एग्जामिन करते हैं मैटर्स को सोशल इंटरेस्ट के लिए जो रीजन्स के हैं, उन पर डिस्कशन होता है, फिर डिसीजन लिया जाता है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है स्कूल्स विदाउट फ्रीडम, कि इसमें वही बताया गया कि इफ़ अ हाउस नीड रिपेयर एंड द रिपेयर्स आर डिले फॉर लॉन्ग टाइम द हाउस डेवलप्स अ फोर्स ऑन इट्स इनहेबिटेंट्स, कि जैसे इसमें वही बताया गया कि जैसे हमने देखा है कि चिल्ड्रंस की जो स्टेट्स के चिल्ड्रन हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं उनके एजुकेशन में। कुछ विलेज जो है वहाँ पे तो नेट है नहीं, तो उनके यहाँ कहते हैं नेट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती, तो इसके कारण हर जगह दिक्कत है लोगों को। इसमें वही बात की गई कि नॉट ऑल लर्निंग हैज़ टू अकर इन द क्लासरूम, कि जैसे हमने जानते हैं कि हर लर्निंग क्लासरूम में नहीं हो जा सकती, तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए, ऑनलाइन टीचिंग करवानी चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन लैपटॉप्स होना भी तो ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी बात की गई। इसमें यही कहा गया कि चाइल्ड साइकोलॉजी हैज़ जनरेटेड सफिशिएंट एविडेंस टू से दैट इट इन फॉर्मेटिव स्टेट दैट ह्यूमन बाइट नीड्स अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचुरल फिनोमेना, कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि ह्यूमन क्या कहते हैं जितने भी चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन माइंड जो होता है वो एक नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए उसे कई फॉरम्स और एनालाइज करना पड़ता है। विलेज स्कूल्स में हमने देखा है कि वहाँ की पोजीशन वैसी नहीं जैसे सिटी स्कूल्स की है, वहाँ पे कई दिक्कतें हैं,
और हर जगह इस पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया कि कैसे बच्चों की एजुकेशन डैमेज हो रही है इस पेंडेमिक के कारण। अगला एडिटोरियल आता है द चैलेंजेस इन काउंटिंग द डेट, कि इंडिया मस्ट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन फॉर इम्प्रूविंग डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग, कि इंडिया को और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए डाटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग के बारे में। जैसे हमने देखा है कि जो कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में वो अपना डाटा छुपा रहे हैं या वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे उतना डाटा, जितनी डेथ हो रही है या इन्फेक्शन हो रहा है। तो क्या कहते हैं, जैसे न्यूज़ चैनल भी बताते रहते हैं कि स्टेट्स गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग ज़्यादा डेथ हो रही है लोगों की कोरोना से। तो वैसे ही इसमें वही कहा गया कि हमें इनोवेशन करना होगा और इन्वेस्टमेंट करना होगा डाटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग के बारे में। इसमें वही बात की गई कि जैसे हमने देखा है कि डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉस्पिटल, की डिले होती है रिपोर्टिंग जब डेथ हुई होती है, और इनकम्प्लीट होती है या इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग होती है कोविड-19 रिलेटेड डेथ्स के नंबर में, क्योंकि लोग भी नहीं जानना चाहते कि वहाँ जाएंगे तो उनको कोरोना हो पाएगा, तो इसलिए भी लोग नहीं जाते, तो इसलिए भी एक डिले हो सकता है रिपोर्टिंग का। इसमें वही बात की गई। इसमें ये भी कहा गया कि इंडिया हैज़ टू अडॉप्ट अ स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डाटा फ्लो, कि इंडिया को एक अडॉप्ट करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी ट्रांसपेरेंसी की डाटा फ्लो और रिपोर्टिंग के लिए, विथ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन फॉर इम्प्रूव डाटा कलेक्शन रिपोर्टिंग, कि जिससे वो एक इम्प्रूव डाटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग कर सकें। चलिए अगली न्यूज़ आती है, इंडिया अनाउंसेस $500 मिलियन पैकेज फॉर द मालदीव्स, की मालदीव्स को $500 मिलियन का पैकेज बनाया गया है। ये एक GMCP प्रोजेक्ट है टू बी द बिगेस्ट इंट्रा आइलैंड कनेक्टिविटी प्लान इन द आइलैंड नेशन स्टेट सेंटर। ये कब सबसे बड़ा इंट्रा आइलैंड कनेक्टिविटी प्लान होगा। ये प्लान होगा द प्रोजेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ब्रिजेस, इसमें कई नंबर ऑफ ब्रिजेस होंगे, जैसे मेल टू विलिंगली, थिलाफुसी टू गोलुफ्लू आइलैंड, ये 6.7 किलोमीटर के होंगे। विल टेक मच ऑफ द प्रेशर ऑफ द मेन कैपिटल आइलैंड ऑफ मेल फॉर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पर्पस, की कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पस की कैपिटल आइलैंड यूज़ की जा सके मेल की। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर दबा दें। और आपको वीडियो कैसे लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमने एक 50 डे स्ट्रेटेजी प्रोग्राम भी कहते हैं अपने वीडियो में डाला है, अपने एक चैनल में डाला है वीडियो, उसको भी आप देख सकते हैं और उससे भी सीख सकते हैं कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है अपनी प्रिपरेशन के लिए। चलिए थैंक यू वेरी मच।